Hello students, welcome back to Mission Padhai YouTube channel. Today we are going to be discuss chapter number 2 Federalism from Democratic Politics book. आज हम लोग क्लास 10th का फेडरलिज्म का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं. We are going to discuss chapter number 2 Federalism. सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का, आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बुक का, विच इज़ फेडरलिज्म. तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे. इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स, जो भी चीज़ें हैं बुक में, जितनी भी चीज़ें गिवन हैं या कुछ नहीं गिवन, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर से मतलब बनती हैं फॉर क्लास 10th के अकॉर्डिंग, वो सब आज यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. तो आप लोग में भी ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है, शायद लंबा हो जाए, तो इसलिए आप लोग अपने वाटर बॉटल, अपना NCERT का बुक और नोट्स बनाना हो, सो यू हैव टू टेक योर नोट्स कॉपी, या जिसमें आप बना रहे हो कोई भी कॉपी में जिसमें आप बना रहे होंगे अपने नोट्स और स्केचेस, जो भी आपको ज़रूरत होगी, पेन, पेंसिल, इरेजर, जो भी आपको ज़रूरत है, हाइलाइटर, अगर बुक में हाईलाइट करना चाहते हो तो आप लोग सब वो चीज़ लेके बैठिए, ठीक है, कि बार बार आपको उठना ना पड़े, डिस्टर्ब ना हो, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का चैप्टर हमारा है फेडरलिज्म के बारे में. दैट कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म से मतलब क्या होता है, तो इसके मतलब समझने से पहले हम लोग को चैप्टर नंबर 1, कुछ याद आ रहा है? चैप्टर वन पावर शेयरिंग, हम लोगों को उस चैप्टर में जाना पड़ेगा. तो चलिए उस चैप्टर से एक बार हल्का सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था. हमने उस चैप्टर में पढ़ा था 2 कंट्रीज़ के बारे में. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 2 कंट्रीज़. फर्स्ट वन इज बेल्जियम एंड द सेकंड वन इज श्रीलंका. ठीक है, हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था. बेल्जियम में क्या हो रहा था कि बेल्जियम में जो पावर थी वो सेंट्रल अथॉरिटी को भी दे दी गई थी, स्टेट को भी दे दी गई थी, कम्युनिटी, लोकल बोलिए या वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, मतलब जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स थे उनको भी दे दी गई थी, और कम्युनिटी, हर एक जगह पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था. मगर श्रीलंका पे केवल और केवल सेंट्रल अथॉरिटी के पास में ही पावर था. सेंट्रल अथॉरिटी के पास में ही पावर था. यानी कि जो बेल्जियम थी वो फेडरल कंट्री बन चुकी थी, मगर श्रीलंका नहीं बनी थी. तो फेडरल कंट्री मतलब क्या होता है, तो इसको समझने से पहले अब हम लोग फेडरलिज्म को पढ़ेंगे, समझते हैं. तो चलिए चैप्टर 2 पे आ जाइए फिर से. चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म से पहला ही यही क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म आखिर में होता क्या है. फेडरलिज्म, व्हाट इज मीन्ड बाय फेडरलिज्म. सो फेडरलिज्म मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर. सेकंड पेज पे देखिए, दिस इज सेकंड पेज. फेडरलिज्म मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी, एंड बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर आंसरेबल टू द सिटीजन्स हु इलेक्टेड देम. फेडरलिज्म का बेसिक सा मतलब ये होता है कि अपने पावर को सेंटर मतलब कि अपनी ही पावर को सेंट्रल अथॉरिटी में, मतलब कि जो पावर हो सेंट्रल अथॉरिटी में भी शेयर की जाए, स्टेट में भी शेयर की जाए, अगर कोई कम्युनिटी, लोकल गवर्नमेंट हो तो उसके साथ भी शेयर की जाए, तो वही फेडरलिज्म कहलाता है. यानी कि शेयरिंग ऑफ पावर इज नोन एज फेडरलिज्म. पावर शेयरिंग वो चैप्टर था, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म के बारे में. ये चैप्टर फेडरलिज्म में मतलब मिलता जुलता है. अब फेडरलिज्म तो पढ़ लिया, लेकिन फेडरेशन हैव 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरेशन 2 तरीके के गवर्नमेंट होते हैं फेडरेशन में, ठीक है. द वेरी फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. जो कि केवल और केवल कुछ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरा हेड हो पूरे कंट्री का, और वो कुछ ही सब्जेक्ट्स में, कुछ ही मैटर में दखल अंदाजी करे. और स्टेट में जो दिन ब दिन जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रूलिंग का जितना भी चीज़ है कि आज मुझे किस तरह काम करवाना है, कल क्या हुआ था, सबका देख रेख स्टेट को ही करना पड़ता है. आज मेरे राज्य में क्या हुआ था, कल क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ स्टेट का काम होता है. और सेंटर का काम होता है यूजुअली कि एक हल्का फुल्का नज़र बनाए रखना, और कोई यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट, कुछ ही सब्जेक्ट में रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है. अब बात करें कि now we are going to be talk about federal government and unitary government. फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट.
ये डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में ये होता है कि जब अपनी पावर को हम लोग सेंटर और स्टेट अथॉरिटी के साथ में शेयर कर दें, वो होता है फेडरल गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 1 है ये। यहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट में ये होता है कि जो अपना पावर रहे, जो पावर है वो मेन और मेन केवल और केवल सेंट्रल अथॉरिटी के पास में ही रहे, तो वो हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाता है। फेडरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पता नहीं, मान लिया जाए बाई चांस सेंटर के साथ हमने पावर शेयर की, स्टेट के साथ की और लोकल गवर्नमेंट के साथ में की, बट अब ये नहीं पता कि कैसे किसको पावर देनी है, किसी को ज़्यादा मिल गई, किसी को कम, या इसमें डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। इसलिए क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन्ड है कि किसके पास कितनी पावर रहेगी, क्या चीज़ पावर रहेगी, क्या पावर है किसके पास। यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नहीं ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जब इसमें सेंट्रल अथॉरिटी के पास में ही जब पावर रहेगी तो पावर को शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत नहीं पड़ता। और फेडरल गवर्नमेंट फोकस करता है नेशनल और स्टेट इश्यूज़ के लिए। ठीक है, ये आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसका हम लोग चारों पन्नों का एक बार एक थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं कि चारों पन्नों में क्या कहा गया है। हमने पहला समझा कि फेडरलिज्म क्या होता है, दूसरा समझा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या, हमने ये तीसरा समझा। ठीक है, नाउ अच्छा, फेडरलिज्म की बात की जा रही है, तो यहाँ पे फीचर्स भी कुछ रहेंगे फेडरलिज्म की, कि क्या इसकी विशेषताएं, क्या फीचर्स हैं इसके। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, तभी वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाएगी, नहीं तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाएगी। यूनिटरी गवर्नमेंट पढ़ चुके हैं आप लोग, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। द सेकंड वन इज़ दैट कि इसमें ये कहा जा रहा है कि हर एक लेवल के गवर्नमेंट के पास अपना खुद का जुरिडिक्शन होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी लीगल मैटर, कुछ भी टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रूलिंग करने के पर्पज़ से या टैक्सेशन के पर्पज़ से जो भी चीज़ होता है उसके पास अपना खुद का एक लीगल अथॉरिटी रहता है। द थर्ड वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्लियरली, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये स्पेसिफाइड है कि किसके पास कितना पावर रहेगा, दैट विच डिसीजन शुड, कि कौन सा डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगी और कौन सा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, द फोर्थ वन इज कि एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज द अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। कोई एक लेवल की गवर्नमेंट पावर शेयरिंग को नहीं चेंज कर सकती है। अब कोई भी चेंज आ रहा है तो दोनों गवर्नमेंट को उसमें कंसेंट होना पड़ेगा, उसमें दोनों गवर्नमेंट का सहमति चाहिए कि हाँ ये चेंज हो रहा है, तो दोनों गवर्नमेंट का उसमें रजामंदी चाहिए। ठीक है, और बाई चांस अब मान लिया जाए, इसको आप कनेक्ट करते रहिए, बाई चांस मान लिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चेंज लाना स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही, या मान लिया जाए स्टेट गवर्नमेंट को एक चेंज लाना जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रही, डिस्प्यूट हो गया दोनों में, तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारा फिफ्थ फीचर है कि इफ़ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट देन सुप्रीम कोर्ट कैन सॉल्व द डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है इसी के अकॉर्डिंग नहीं, कोई भी अदर डिस्प्यूट भी हो रहा है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगी। द सिक्स्थ वन है, जिसका सिक्स हमारा क्या कहता है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि किसको कितना टैक्स लेना है, कौन सा टैक्स सेंटर को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, तो ये सब चीज़ सारा चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है। ये भी एक हमारा फीचर, ये सेवन्थ वन है जिसको मैंने एक अलग पन्नी में लिख दिया है। ठीक है, कि देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव इन द फेडरल सिस्टम। जो फेडरल सिस्टम होता है उसका 2 ऑब्जेक्टिव रहता है, टू सेफ गार्ड द कंट्री, टू प्रमोट यूनिटी एंड रिस्पेक्ट आवर डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। यानी कि पहला, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव मतलब रहता है कि पहला ये रहता है कि अपने कंट्री को सेफ रखना, और दूसरा कि हमारी जो कंट्री है उसमें उसको यूनिटी को प्रमोट करना, डाइवर्सिटी को उसकी रिस्पेक्ट करना, कल्चर, यानी कि हर एक चीज़ को बाकायदा बखूबी अपनी कंट्री से प्यार करना, एकदम देश प्रेम कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म।
नाउ वी आर गोइंग टू, एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं कि फीचर्स क्या हैं फेडरलिज्म के। पहला फीचर था कि जो 2 लेवल या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट रहनी चाहिए, मतलब लेवल की गवर्नमेंट हो। अब हर एक लेवल के गवर्नमेंट के पास अपना खुद का ज्यूरिडिक्शन है। तीसरा एक ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो डिसीजन लेना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा है। चौथा नंबर हमारा ये कहता है कि एक गवर्नमेंट कोई भी फैसला को नहीं ले सकती है, दोनों की इसमें सहमति चाहिए। पांचवा हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। और छठा हमारा सिक्स वन जो हमारा ये कहता है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली मेंशन है कि किसको कितना टैक्स लेना है, क्या होना है। एंड दी 7th वन इज कि अपने कंट्री को सेफ रखना और अपने डाइवर्सिटी को, कल्चर को की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू बी नो अबाउट द टाइप्स ऑफ फेडरेशन की टाइप्स ऑफ फेडरेशन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेडरेशन? सो देयर आर 2 टाइप्स। ये दिख नहीं होगा, रेड कलर और पर्पल कलर से लिख दिया गया, पर्पल कलर और रेड कलर से लिख दिया गया, तो थोड़ा सा दिखने में, लेकिन दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको हम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन। टाइप्स ऑफ फेडरेशन में हम लोगों को पढ़ना है 2 तरीके के फेडरेशन होते हैं। दी वेरी फर्स्ट वन इज कमिंग टूगेदर फेडरेशन। कमिंग टूगेदर फेडरेशन एक होता है, एंड दी सेकेंड वन इज होल्डिंग टूगेदर का फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये हमें 2 चीज़ पढ़ना है टाइप्स ऑफ फेडरेशन के अंदर। 2 टाइप के फेडरेशन होते हैं। द फर्स्ट वन इज कमिंग टुगेदर एंड द सेकंड वन इज होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर की बात अगर की जाए तो कमिंग टुगेदर अंडर दिस रूट इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर यूनिट। ऑल द स्टेट हैव इक्वल पावर एंड दे आर स्ट्रांग इन रिलेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर होगा, देयर नहीं होगा, दे आर स्ट्रांग इन रिलेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दे कर लीजिएगा, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन से ये मतलब है कि इस गवर्नमेंट इस फेडरेशन में, इस टाइप के फेडरेशन में ये होता है कि जितने भी छोटे छोटे स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट जितने भी हैं, वो आके मर्ज होके एक बिगर यूनिट बना लेते हैं। एक मतलब कि बिगर सा स्टेट बना लेते हैं, कई ये कंट्री जो भी आपको कहना हो वो बना लेते हैं। और उसमें स्टेट के पास में भी इक्वल पावर रहते हैं, जितने भी स्टेट उसमें मर्ज हुए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितना ही पावर उसमें स्टेट के पास भी रहता है। जितनी पावर सेंटर के पास रहेगी उतनी पावर स्टेट के पास रहेगी, यानी कि C इज इक्वल्स टू S, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और रुकिए एक सेकेंड। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स भी हम लोग जान लेते कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल्स कौन सी कंट्रियां ऐसी हैं जो इस टाइप के फेडरेशन में आती हैं। तो एक इसमें एग्जांपल लिखना भूल गया था मैं। तो एग्जांपल की बात की जाए तो USA एंड स्विट्ज़रलैंड आर द एग्जांपल्स ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके एग्जांपल्स USA और स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, वेट अ मिनट, होल्डिंग, वी आर कमिंग टू इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, इस फॉर्म के फेडरेशन में, अंडर दिस टाइप ऑफ फेडरेशन a large यूनिट होगा, वही हम कह क्या हो गया, a large यूनिट लिख लीजिएगा, रुकिए यहाँ लिख दे रहे। एक लार्ज यूनिट डिसाइड करेगी कि अपनी पावर को शेयर करना अपने छोटे छोटे यूनिट्स के साथ। इन दिस टाइप स्टेट डू नॉट हैव इक्वल पावर एंड सेंटर इज मच स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। इस टाइप के फेडरेशन में होता है कि जो एक मेन पावर रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर करता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इक्वल्स टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जितना पावर रहता है उतना स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं रहता है। ये आप लोग समझिए, जितना पावर सेंटर के पास रहेगा उतना पावर स्टेट के पास में नहीं रहता है। दिस वन इज इन हायर पावर और स्ट्रॉन्गर ये रहता है स्टेट के कंपैरिजन में, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, अगर बात की जाए इसके एग्जांपल की तो इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया,
तो ये सब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंडर कैटेगरी में आते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि ये दोनों टॉपिक, दोनों के तीनों, एक बार ये तीनों पीडीएफ के पेजेस को हम लोग, दोनों तीनों पीडीएफ के पेजेस हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फेडरेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में होता है कि जो छोटी छोटी यूनिट्स में बिगर यूनिट आके बन जाती हैं और सारे के पास इक्वल पावर रहती है। होल्डिंग टुगेदर में रहता है कि जो छोटे छोटे, जो बड़े एक स्टेट में जो बड़ा पावर रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर स्टेट के साथ में शेयर करती है, उसी को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। और कमिंग टुगेदर में स्टेट के पास जितना पावर रहता है उतना सेंटर, यानी कि सेंटर के पास जितना पावर रहता है उतना स्टेट के पास रहता है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में जितना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहता है उतना स्टेट गवर्नमेंट के पास में नहीं रहता है, ठीक है। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल हो गया है आपका यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का आपका एग्जांपल हो गया इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ओके, पीडीएफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट, या तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि व्हाट इज मीन्ड बाय वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से क्या मतलब है? तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से मतलब है कि जब पावर को शेयर किया जाए डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से, जैसे कि यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, और भी छोटे छोटे हिस्सों में अगर बांटा जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। और एक होता है हॉरिजॉन्टल, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल में होता है कि तीनों के पास इक्वल पावर है। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, और ये हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के कैटेगरी में आता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट हाउ फार इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया मतलब कैसे फेडरल कंट्री है, क्या चीज़ है? तो देयर आर मैनी फीचर्स विच प्रूव दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो कि इंडिया को प्रूव करती हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, जो कि प्रूव करती हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब फॉर एग्जांपल डिविजन्स ऑफ पावर, पावर का डिवाइड होना। The most important feature of federal government is division of power between central government and state government। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में पावर को शेयर करना, यही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि ये फेडरलिज्म का एक फीचर भी है, ठीक है। और ये मेन फीचर भी है, तो इसलिए। और इसकी 3 लिस्ट होते हैं डिवीजन ऑफ पावर की। द फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में होता है कि इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। यूनियन लिस्ट उसी से है जैसे कि देश का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, देश का हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, फॉरेन अफेयर है, कम्युनिकेशन को और करेंसी को यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है कि ये इसको मतलब इसका पूरा जितना काम काज रहेगा वो यूनियन लिस्ट के ऊपर है। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं पुलिस के रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स से जितने सारे भी रहते हैं वो सारे स्टेट लिस्ट के अंदर में आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें, वेट अ मिनट, यहाँ पे एक चीज़ गलत, काफ़ी लंबा लाइन गलत हो चुका है, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। पूरा आप अपना काट दीजिए। रुकिए, सेशन समझा देते हैं आपको, नोट्स में एकदम बाकायदा अच्छे से मिल जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में ये कहता है कि ये इंक्लूड करता है सब्जेक्ट को जो कि नेशनल और स्टेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंस हैं, जैसे कि एजुकेशन, मैरिज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है, ठीक है। पहला तो था डिवीजन ऑफ पावर, अब दूसरा क्या है?
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ही जैसे मैंने बना दिया तो आपको ये लग रहा होगा कि इसी का पार्ट है, मगर दिस इज फर्स्ट डिवीजन ऑफ पावर इज द फर्स्ट वन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकंड, इंडिपेंडेंट जुडिशरी द थर्ड एंड द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इज द फोर्थ। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहा है कि इंडिया के पास एक और फीचर है जिसमें सब चीज़ क्लियरली मेंशन है कि क्या किसको करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कितना सारा पावर है, स्टेट के पास में क्या पावर है, जो हर एक चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये भी एक फीचर है फेडरलिज्म का। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिया एक जुडिशियल सिस्टम है, इंडिया के पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ओरिजिनल पावर है, एंड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कैन सॉल्व देयर डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर देगी उनके डिस्प्यूट को। ये भी एक फेडरलिज्म का फीचर है। एक और है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, in order to hold fair and free election in the country, the election commission has been set up at the central and state level. Any dispute in election it solved by इलेक्शन कमीशन। अगर कोई भी डिस्प्यूट इलेक्शन की वजह से हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रहा है मैटर, तो इलेक्शन कमीशन उसके लिए जिम्मेदार होगी। वो उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए वही मतलब होगी, वही सॉल्व करवाएगी, सॉर्ट आउट करवाएगी उस प्रॉब्लम से। ठीक है। नाउ व्हाट आर दी पॉलिसीज हैव स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म इन इंडिया। क्या पॉलिसीज हैं फेडरलिज्म इंडिया की। तो फॉर्मेशन ऑफ कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री, मतलब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, कुछ हमारे अच्छा देश के आप लोगों ने बात नोटिस की होगी कि हमारा जो इंडिया जो है वो हमारा होल्डिंग टुगेदर में आता है, यानी कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको उनके पास पावर है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितना उनके पास पावर नहीं है। वो होल्डिंग टुगेदर के फेडरेशन के सिस्टम में आता है। ठीक है। जो देश बना, हमारा देश बना इन्हीं से, लेकिन जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का कल्चर अलग है। 4 कदम पे हर एक स्टेट अपना कल्चर बदल रहा है, अपना लैंग्वेज बदल रहा है, अपने पहनावा क्लोथिंग सिस्टम को बदल रहा है। मतलब आप कहीं भी जाइए आपको तुरंत कुछ ना कुछ बदलता मिलेगा। 4 कदम कह दिए मतलब ये मत समझिएगा कि हाँ चले जाएं। 4 कदम पे मतलब अगर हम लोग किसी और स्टेट में जाएंगे तो कहीं और कुछ और कल्चर है, किसी और में जाएंगे क्लोथिंग सिस्टम चेंज होगा, किसी और में जाएंगे फूड चेंज हो गया, किसी और में जाएंगे हैबिटेट, कुछ भी चेंज हो जाता है, क्लाइमेट, हर एक चीज़ वहाँ पे चेंज है। तो एक ये भी था कि एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता अगर एक ही रहता। मान लिया जाए हमने बनाया तो, लेकिन हमने अगर स्टेट के बेसिस पे हमारा जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे भी चेंज हुआ है, डिवाइड हुआ है हमारा कंट्री, और ये सही बात भी है। Some states are divided by linguistic region in different parts of the country, and because of that many old states vanished and new state emerged. Presently there are 28 states and 8 union territories or 8 UTIs, which has made administration more easier and powerful. लिंग्विस्टिक के बेसिस पे अगर ना होता तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस निकलते ज़रूर। फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन करना डिफ़िकल्ट रहता, कुछ भी बात होती, अगर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट रहती तो इसको एक ही भाषा आती, 2 भाषा आती, 3 लैंग्वेज आती, 4 लैंग्वेज आती। ये तो नहीं है कि जितनी लैंग्वेजेस हैं सारी इसको उनको आती। तो इसलिए हर एक राज्य को लैंग्वेज के बेसिस पे बांट दिया गया है कि जिससे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आसान हो जाए। महाराष्ट्र की बात की जाए, मराठी है वहाँ का, और पंजाब की बात की जाए, पंजाबी है। तो ऐसे हर जगह को इस तरह इस बेसिस पे बांटा गया है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए। तो ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। लिबरल लैंग्वेज पॉलिसी, एक चीज़ और बता दें कि हमारे जो देश है उसमें इन आर कंट्री, हमारे देश में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं और 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। लिबरल लैंग्वेज पॉलिसी में हम लोग वही पढ़ेंगे कि इन इंडिया वी फॉलो अ लिबरल लैंग्वेज पॉलिसी विच हैज़ प्रूव्ड क्वाइट सक्सेसफुल। देयर आर 2 ऑफिशियल लैंग्वेज
एंड 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी। ये देखिए चार्ट है, हिंदी कितने परसेंट लोग बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं। 22 लैंग्वेजेस हैं, इन हिंदी को भी इंक्लूड किया। 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश आती। 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन आर कंट्री। तो ये चार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, चार्ट पढ़ाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। चार्ट में सेंटर स्टेट रिलेशन, हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। दैट व्हाट इज मीन्ड बाय सेंटर स्टेट रिलेशन। Center state relation, restructuring the center state relations can strengthen the federation in practice. For a long time, one party ruled both the center and most states. This meant that the state government did not exercise their right as our autonomous federal units. The center tried to undermine the power of the states, which was ruled by different party. In those days, the central government would often governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. सेंट्रल स्टेट रिलेशन मतलब क्या समझ में आया आपको? सेंट्रल स्टेट रिलेशन मतलब दैट कि कितनी पावर है, सेंट्रल कैसा रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले की बात की जाए तो द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. और रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कैन स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस. जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा था सेंट्रल स्टेट रिलेशन का वो स्ट्रेंथन कर रहा था फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाने के लिए, फेडरलिज्म के लिए. लॉन्ग टाइम one party ruled both the center and in most states. This meant that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में. So it means taking of power from central authority and giving it to the lower level authorities. India is a very big country in terms of population and area, so it become very difficult for a state government to take sorry this was my fault. State government to take care of various social issues. That's why a major steps was taken in 1992 to make the third tier of government, which is called local government. There are few ways by which local government can become effective. अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जो सेंटर से पावर लेके छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देना, पावर स्टेट में बांट देना, और उससे भी छोटे छोटे यूनिट्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना लोअर लेवल के अथॉरिटी में. अच्छा, ये होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना वो यूजुअली पूरे देश को देख रहे, तो कितने बहुत छोटे छोटे देश, बहुत छोटे ऐसे भी प्लेस रहते थे जो कि सेंटर नहीं देख पाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका टेक केयर नहीं कर पाती थी. तो इसलिए उसने थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को बनाया, थर्ड टाइप की गवर्नमेंट को बनाया जो कि लोकल गवर्नमेंट कहलाई. इसको बनाने से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही आसान हो गया एडमिनिस्ट्रेशन करना. तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे. इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला परिषद इज कैटेगराइज्ड इनटू ब्लॉक, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज, टाउन काउंसिल्स. ब्लॉक्स पंचायत समिति, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस महानगर पालिकाज, म्यूनसिपैलिटीज नगर पालिकाज एंड टाउन काउंसिल्स नगर पंचायत. ब्लॉक्स विलेज ग्राम पंचायत एंड विलेज असेंबली ग्राम सभा. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर है. अच्छा, ये बात कही जा रही थी कि डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में. सो देयर आर फ्यू वेज लिखा है बाय विच लोकल गवर्नमेंट कैन बिकम इफेक्टिव टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. जिससे और आसान अच्छा हो गया.
सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था SC ST और OBC के लिए। 1/3 सीट 1/3 सीट को रिजर्व कर दिया गया था वीमेंस के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रेडिटेड टू कंडक्ट म्यूनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शन, उन्होंने ये कंडक्ट करने के लिए कहा था इलेक्शन कमीशन ने। स्टेट गवर्नमेंट दैट जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट विच डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। वो लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे रहे थे, कुछ टैक्स रेवेन्यू दे रहे थे, जो कि स्टेट बाई स्टेट पर डिफर करता है, मतलब निर्भर करता था और है। अब बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट से मतलब पंचायत, मेयर, ये सब जो भी हैं सब लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इन रूरल एरियाज पंचायती राज इज डिवाइडेड इन ग्राम सभा, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। रूरल एरियाज की बात की जाए, गांव साइड की बात की जाए, देन इट विल डिवाइडेड इनटू पंचायती राज सिस्टम जो है, इसका जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर मैं भी बताया था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझा, यहाँ पर अब मैं समझा रहा हूँ। जितने भी पंचायती राज सिस्टम है वो ग्राम सभा दे आर डिवाइडेड इनटू ग्राम सभा, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ठीक है। ग्राम सभा, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ओके, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज देखिए, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा सब में डिवाइडेड हैं। म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन, म्यूनिसिपैलिटी टाउन्स में रहती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिग सिटीज़ में रहते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इन द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच हेड इज नोन एज मेयर। इस टाइप के हेड को मेयर कहा जाता है, मतलब उसको मेयर वर्ड से डिनोट किया जाता है। देयर आर अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि इलेक्ट हुए हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए। 36 लाख, सोचिए अगर यही 36 लाख ना होते तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कितनी डिफ़िकल्टी रहती, और ये जितने भी छोटे छोटे मैटर्स रहते वो सॉल्व भी ईजिली ना हो पाते, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था दैट वी हैव टू मेक अ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जिससे इफेक्टिव हो जाए, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब in this chapter we are in the end of the chapter and now we are going to be do that what is conclusion. The merits of decentralization, what are the merits of decentralization? So local government is the largest experiment of democracy, largest experiment रहा। 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में, जो भी मैंने बताया, ठीक है। कंक्लूजन में constitutional status of local government has helped deepen the democracy and women's representation and vice has increased। इसके मेरिट्स ये थे। और डीमेरिट्स की बात की जाए तो ग्राम सभा इलेक्शन नॉट हेल्ड रेगुलरली, ठीक है। इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन ग्राम सभा इलेक्शन नहीं हो रहे हैं रेगुलरली। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, ये भी एक है फंडा डीमेरिट्स में। लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज भी उनके पास नहीं अवेलेबल रहते कि वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। और हेंस देयर इज अ लॉन्ग वे टू अचीव द आइडियल्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ में अब हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर के एंड में, बट इससे पहले हम लोग एक बार फर्दर रिव्यू कर लेते हैं इस चैप्टर का। फेडरलिज्म मतलब होता है शेयरिंग ऑफ पावर। फेडरलिज्म हम लोग अपने पावर को जो शेयर करते हैं उसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म में दो तरीके के गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर के पास में ज़्यादा पावर रहती है, स्टेट के पास में कम पावर रहती है। सेंटर कुछ ही मैटर्स में दखल अंदाजी करते हैं, स्टेट को हर एक चीज़ को देखना रहता है। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट हम लोग पढ़े थे, तो फेडरल गवर्नमेंट में होता है कि
जो इतने भी पावर जो भी इसमें 2 लेवल या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट में देयर इज़ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। फीचर्स की बात की जाए तो 2 लेवल्स या 2 लेवल से ज़्यादा के गवर्नमेंट होते हैं एंड ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन, लीगल अथॉरिटीज़ इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्लियरली स्पेसिफाइड विच कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे लिखा हुआ कि कितने किसके पास कितनी पावर रहेगी और एक कोई नहीं सॉल्व कर सकती, थोड़ा जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं, एक कोई गवर्नमेंट नहीं सॉल्व कर नहीं बट कोई भी चेंज ला सकती है, दोनों की रजामंदी चाहिए। अगर कोई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, देन सुप्रीम कोर्ट विल सॉल्व द डिस्प्यूट। और रेवेन्यू बताया जा चुका है क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि कितना रेवेन्यू किसको मिलेगा, कितने टैक्स किसको मिलेगा, क्या टैक्स किसके लिए, क्या टैक्स किसके लिए। 2 ऑब्जेक्टिव होता है, प्रमोट करना अपने कंट्री का डाइवर्सिटी और सेफ गार्ड करना अपने कंट्री को, ठीक है। टाइप्स इसके कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में बिगर यूनिट बन जाती है, होल्डिंग टुगेदर में अपना पावर को छोटे छोटे राज्य में बांटा जाता है। वर्टिकल पावर मतलब ये होता है कि जो हमारा पावर है वो डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट में, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में हाउ फार इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, तो इंडिया डिवीजन ऑफ पावर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। और लिंग्विस्टिक स्टेट पे फॉर्मेशन हुआ है स्टेट्स का, और लिबरल लैंग्वेज पॉलिसी है हमारे पास। फिर स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं एंड आफ्टर इट वी हैव डिस्कस अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। एंड इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे स्ट्रक्चर की लोकल गवर्नमेंट में क्या है, हम लोग उसके बाद मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पढ़े थे। कंक्लूजन था एंड आफ्टर इट अब वक्त आ चुका है इस वीडियो का अंत का, इस चैप्टर के अंत का नहीं कहेंगे, मतलब इस वीडियो के अंत का कहेंगे, क्योंकि अभी इसका आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है, ठीक है। सो नाउ फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वी विल मीट यू सून। और हम लोग जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है एक वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को अगर आप नए हों, या अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है। इस चैनल को बने के अभी 1 ही हफ्ते हुए हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, तब बता दीजिएगा अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आपको ये PDF भी अवेलेबल हो जाएगा, बट आपकी डिमांड पर अगर आप लोग कमेंट करेंगे, मांगेंगे PDF, देन आई हैव टू गिव यू द PDF, ओके। नाउ थैंक यू, बाय बाय। हाँ, एक चीज़ और अनाउंस करना था कि आपको इसका पहले अभी तक आपको अभी वो भी नहीं मिला है। अरे, पावर शेयरिंग का या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड PYQs बोलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले, क्वेश्चन आंसर्स, NCERT कुछ नहीं मिला है ना। तो आपको वो पहले चाहिए कि इस चैप्टर का पहले चाहिए, पावर शेयरिंग का चाहिए कि फेडरलिज्म का चाहिए। आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको जो भी चाहिए होगा आप कमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो देन ये वीडियो 40 मिनट की रही है, 40 मिनट तक उम्मीद है आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा। एक वीडियो, अच्छा हाँ, एक सैम्पल पेपर से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, उसको भी अभी थोड़ी देर में आपको आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।